कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है और ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी ही अच्छी है, या फिर ऐसी बात करो जो खामोशी से अच्छी है। और उन्होंने जो अंतिम कविता पढ़ी, मैं समझता हूं कि ये उनके संस्कार हैं, ये उनके मनोभाव हैं जो उन्होंने मातृभूमि के प्रति समर्पित किए। आइए मित्रों, मैं थोड़ा सा क्रम भंग करके एक ऐसे कवि को बुलाना चाहता हूं जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट के हस्ताक्षर करेगा। तनाव हमारे जीवन में इतना ज्यादा है कि हम हंसना भूल गए हैं, और हंसना भूलने लगता है आदमी तो वो समझ लो कि वो पशुत्व को प्राप्त होने लग जाता है। अगर कोई व्यक्ति हंसना भूल जाए तो समझ लेना कि वो पशु होने जा रहा है, और अगर कोई पशु हंसने लग जाए तो ये समझ लेना कि वो इंसान होने की प्रक्रिया में है। एक कवि ऐसा बैठा है अशोक सुंदरानी, जिसके पास हर चीज का जवाब है। हास्य का वो जादूगर है, ठहाकों का बादशाह है। देश विदेश में होने वाले हर हास्य के बड़े कवि सम्मेलन में उसकी आमद है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमें 28 तारीख में उपलब्ध हुए। मैं चाहता हूं तराना में वो कई वर्षों के अंतराल के बाद आए हैं, और उनके बारे में केवल इतना ही बता दूं कि हास्य रस उनके यहाँ जड़ों तक पहुंच चुका है। मैंने कहा ना, सतना के पास नागौद एक छोटे से कस्बे में रहते हैं। बड़ा व्यापार है उनका, कई बिल्डिंग का मकान है उनका, नीचे व्यापार है, ऊपर निवास स्थान है। हम उधर जाते हैं कभी कभी। एक दिन हम गए तो इनके घर मिलने गए तो हम चढ़ाव चढ़ रहे थे, तो हमने देखा कि बाहर इनके घर के बाहर एक 6-7 साल का बच्चा फुटबॉल उछाल रहा था। तो हमने अशोक भाई को अंदर जाके कहा कि आपका बेटा बाहर फुटबॉल उछाल रहा है, पड़ोसी के कांच फूट सकते हैं। तो अशोक भाई ने ऊपर से झांक कर देखा और कहा, शशिकांत ये मेरा बेटा थोड़ी है, ये तो मेरा भतीजा है। मैंने कहा आपका बेटा कौन सा है? बोले मेरा बेटा तो वो है जो आपकी गाड़ी की हवा निकाल रहा है। तो मुझे लगा कि अशोक सुंदरानी की कविता का प्रभाव नीचे तक पहुंच रहा है। आइए मित्रों, हम हंसते हंसाते हुए इस काव्य की महफिल में पहले अतिथि कवि का आगमन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे किसी बड़े शायर ने कहा कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय श्री अशोक सुंदरानी, बंबई। ये फोटोग्राफर कैमरे वाले ऑलरेडी दुखी, भटकती आत्माएं हैं ये। इनके पीछे क्यों पड़ते हो? फोटोग्राफर भी वही बनता है जिसको बचपन से दूसरों के घरों में झांकने की आदत होती है भाई साहब, बाद में वो कैमरामैन हो जाता है। इसलिए इनके पीछे मत पड़ो। कैमरामैन, सही बता रहा हूं, आपने देखा होगा जितने भी फोटोग्राफर होते हैं, किसी भी शादी समारोह में चले जाओ, जितने भी कैमरामैन होते हैं दूल्हे का फोटो दूर से लेते हैं, दुल्हन का क्लोजअप लेते हैं। एक शादी में मैं चला गया, फोटोग्राफर लगा हुआ था, दूल्हे दुल्हन का चेहरा कहीं ऐसे करे, कहीं ऐसे करे, कहीं ठुड्डी ऐसे, कहीं गाल, कहीं बाल। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा कर क्या रहा है? वो बोला भाई साहब आप बीच में डिस्टर्ब मत करना, मैं दुल्हन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूं। अरे मैंने कहा अगर आज की रात तू करेगा तो दूल्हा कब करेगा यार उसको एडजस्ट? मैंने कहा जिसको जिम्मेदारी मिली है उसी को एडजस्ट करने दें। ये फोटोग्राफरों को मैं प्रणाम करता हूं, वीडियोग्राफर को मैं प्रणाम करता हूं, तराना की पूरी जनता को मैं प्रणाम करता हूं, पीछे बैठे दुबली पतली काया के विधायक महोदय को भी मैं प्रणाम करता हूं। नहीं, हमारे यहाँ के विधायक जी का वजन इनसे भी ज्यादा है। अनिल साहब से लंबे अरसे बाद मुलाकात हुई है। शशिकांत भाई कह रहे थे कि अगली बार मंत्री होंगे। अगर मेरे को पूरा सुन लिया तो 2018 में चुनाव है, हो सकता है मुख्यमंत्री भी हो जाएं। क्या दिक्कत है? मैं विधायक महोदय के चरणों में प्रणाम करता हूं, चरणों में लगी हुई धूल को प्रणाम करता हूं, धूल में लगे के कण को प्रणाम करता हूं, कण में छिपे हुए अणुओं को प्रणाम करता हूं, प्रत्येक अणु में छिपे हुए परमाणुओं को प्रणाम करता हूं, प्रत्येक परमाणु में छिपे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को प्रणाम करता हूं। कुल मिला के मैं अशोक सुंदरानी विधायक महोदय को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाम करता हूं। एक बार तालियां बजा करके हम उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। भाई बढ़िया अशोक, वाह वाह, क्या मस्त लोग हैं आप लोग यार, अच्छा आनंद काट दिया आपने तो। आते ही बैठे, पूरी दुनिया जहां उधारी में चल रही हो, सामने कैश कलेक्शन पर नजर पड़ी, आनंद आ गया भाई साहब। भगवान करे पूरा कैश से ही भरा रहे। कैश इतनी आए कि तराना के लोग उठा के आलू प्याज के बारदाना में भर के लोग अपने घरों को ले जाएं। ये यहाँ की तराना की मस्ती है साहब। मैं छोटे छोटे बच्चों को भी प्रणाम करता हूं, आगे बैठे हुए हैं, इनको प्रणाम करता हूं।
माता पिता ने इधर भेज दिया है। आप लोग गलत समझ रहे हो, और वो खुद पीछे बैठे हैं, बच्चों को आगे किया है उन्होंने। हाँ, ऐसा नहीं, आप वही मत समझो जो आप समझ रहे हो, हालांकि बात वही है जो आप समझ रहे हो। इन बच्चों को इधर मत भेजना। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। मुझे लगता है इस तरफ आदमी बनाने कोई फैक्ट्री लगी हुई है, जहां से हर साइज के आइटम निकल निकल करके आ रहे हैं भाई साहब। इतनी थोक में तो पहली बार मैंने इतने आइटम निकलते हुए देखे हैं। आइए, बैठ जाइए, व्यवस्थित हो जाइए, बैठ जाइए। उसके बाद मैं शुरू होता हूं। ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब घुसे एक साथ, माता सीता की खोज में गए थे। मल्लिका शेरावत तक नहीं मिली है इनको। मैं इनको प्रणाम करता हूं। कमाल है भाई साहब, क्या राम सेतु बनाया हुआ है इन लोगों ने। बैठ जाइए, व्यवस्थित हो जाइए। आज अद्भुत कवि सम्मेलन होने जा रहा है। ये समिति के सदस्यों को मैं प्रणाम करता हूं। आपकी लाज रखी है। पिछले हफ्ते मैं केबीसी में गया था, भगवान कसम झूठ नहीं बोलता। केबीसी में पहुंच गया था, 12.5 लाख जीत लिया था मैंने। 25 लाख का प्रश्न आया, उसमें पूछा अमिताभ बच्चन ने कि सबसे बड़े कवियों को लेकर के सबसे कम बजट का कवि सम्मेलन कहां पर होता है। मैंने 25 लाख छोड़ दिए, लेकिन तराना का नाम नहीं लिया भाई साहब, भगवान कसम। बढ़िया अशोक, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं आपकी इज्जत रखना जानता हूं भाई साहब, वरना मैं बता देता। अब वो जो पैसे मिलने वाले वो हम ही लोग जानते हैं। आइए, शुरू होना चाहता हूं। इधर थोड़ा रोक दें। ये अच्छा, रात भर आते रहेंगे क्या इधर से लोग? आने दो। अच्छा, कार्यक्रम के बाद भी आते रहेंगे ऐसा पता लगा है। हाँ, बुला लो भाई साहब। अन्य जगह पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनसे निवृत्त होकर लोग यहाँ बुला लो भाई साहब। बस हम लोग तो एक निवेदन में करना चाहूंगा। एक सज्जन जो बीचों बीच बैठकर बीड़ी फूंक रहे हैं और धुआं सब पर छोड़ रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान ना करें, तो आप अन्य लोगों को कष्ट में ना डालें। आप जिल्ले इलाही की भूमिका में ऐसे बीड़ी का सुट्टा खींच रहे हैं जैसे यहाँ अनारकली का डांस चल रहा है, तो आप थोड़ा सा संयमित हो जाएं। स्वागत है। चलिए, आइए दोस्तों। बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। अच्छा, हाँ भी खींचो। हो गया, चलो ठीक। वो कैमरा देख के आदमी ऐसा हो जाता है, भगवान। आजकल तो सेल्फी का दौर है। अच्छा, जो आदमी नई टी शर्ट पहन के आता है तो वो जरूर फोटो खींचने आता है, जिससे लोग देख लें कि नई टी शर्ट पहनी है। मैं कवि सम्मेलन के सारे कवियों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये भी साहब एक डेरा है, और ये डेरा प्रमुख नहीं, जो संचालन करता है वो प्रमुख होता है, उसमें कोई नई बात नहीं है साहब। मैं डेरा प्रमुख को प्रणाम करता हूं। बस आप ऐसे ही इसी मस्ती में, इसी मूड में बैठे रहिएगा। बहुत अच्छा मेरा अपना क्रम है। 10-5 मिनट आपके बीच में रह करके वीरगति को प्राप्त हो जाऊंगा। ज्यादा देर तक आपका खून पीने का मेरा कोई इरादा नहीं है। हास्य कवि बनता कैसे है साहब? हास्य कवि तैयार कैसे होता है? उल्टे सीधे जवाब मिलते हैं, हास्य का कवि तैयार हो जाता है। जमाने के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते, जैसे ऐसे प्रश्न आते हैं कि हास्य का कवि तैयार हो जाता है साहब। मेरा बड़ा बेटा है, 10वीं में पढ़ता है, 10th क्लास में। पिछले साल फेल हो गया था, इस बार फिर फेल हो के आ गया। मैंने उसको डांटा, मैंने कहा नालायक, फिर फेल हो गया। आसपास के वातावरण को कुछ देख, कुछ सीख वातावरण से। शर्मा जी की लड़की को देख 96% नंबर, मिश्रा जी की लड़की को देख 98% नंबर। मेरे बच्चे ने पलट के जवाब दिया। उन्हीं दोनों को देखने के चक्कर में 2 साल से फेल हो रहा हूं। और कितना देखे आदमी। आपकी तालियां ठाका गलत जगह पे आ गया भाई साहब। मेरा दर्द, मेरी पीड़ा ये है ही नहीं। मेरी असली पीड़ा यह है कि मेरा दूसरे नंबर। ये तो 17-18 साल का लड़का 10वीं में 2 साल फेल हो गया तो 20 साल का हो गया, ये अपने बाप से कह सकता है। मेरी असली पीड़ा यह है तराना के अच्छे लोगों की, मेरा दूसरे नंबर का बेटा जो 8 साल का है, क्लास 4 में पढ़ने वाला। क्या उम्र होती है 8 साल की, मासूम उम्र। स्कूल से लौटता था तो उदास रहता था, भगवान कसम। एक दिन स्कूल से लौटा तो बड़ा प्रसन्न, नाच रहा, गा रहा, कूद रहा, डीजे बजा रहा था। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा अरे पहली बार स्कूल से लौट के इतना प्रसन्न। वो बोला पापा कुछ मत पूछो, स्कूल में जो नई मैडम आई है इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल। ये 8 साल का लड़का अपने बाप को बोल रहा है भाई साहब। बोला इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल की लगता है पापा पढ़ाती रहे, पढ़ाती रहे, पढ़ाती रहे।
40 मिनट का पीरियड ऐसा लगता है 5 मिनट में खत्म हो गया। मैंने उसको कान पकड़ के डांटा, मैंने कहा नालायक, यही सीखा, यही संस्कार है? जो मैडम पढ़ाती है, शिक्षा का दान देती है, तुझे ज्ञान देती है, उसे हमेशा अपनी मां समझना चाहिए। मेरे बच्चे ने पलट के जवाब दिया, पापा आप हरदम अपनी जुगाड़ में रहते हो। साहब बच्चे पैदा होने बंद हो गए, डायरेक्ट बाप पैदा होने लग गए, तब हास्य का कवि तैयार होता है। भाई साहब आप लोग तालियां वालियां बजाते रहिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। केवल लड़कों के ऊपर ही जिम्मेदारी है, पीछे के लोग तालियां नहीं बजाओगे मैं श्राप दे दूंगा। और मेरा कहा लग जाता है, मेरे काव्य पाठ में जो ताली नहीं बजाएगा श्राप दे दूंगा, रात को उसके सपने में केजरीवाल आएगा। वाह भगवान कसम, एक बार पूरे सदन के दोनों हाथ उठा करके तालियां मुझे दिखनी चाहिए, बजती हुई दिखनी चाहिए। साहब मैं बहुत बहुत सैल्यूट करता हूं। तालियां क्यों बजवा लिया? आप लोग तो बहुत अच्छे श्रोता हैं। तराना के ये उत्सव समिति के जितने ये वार्ड नंबर 18 बैठा हुआ, इसको प्रणाम करता हूं। बहुत ऊर्जावान है ये वार्ड नंबर 18। आप लोग अच्छी तालियां बजा रहे हो साहब, बहुत अच्छा लगता है। मतलब यहां डायरेक्ट ग्रुप का ग्रुप पैदा होता है। बिल्कुल ये कमाल है तराना की। मैं एक ये देखो पुराना आइटम निकल करके आया, ऐसा लगता है जैसे कबर फाड़ के प्रकट हो गया हो, बिल्कुल एकदम। आइए साहब, ये तराना की मस्ती है साहब। आइए मैं प्रणाम करता हूं। मैं शुरू होना चाहता हूं, मैं शुरू होता हूं और एक कोई ना कोई आइटम सामने आ जाता है। आइए भाई साहब, 2 लोग आए, तराना में पुरुष भी जोड़े से ही आते हैं। आजा बैठ जाओ। ईश्वर इन दोनों का वैवाहिक जीवन मंगलमय करे। अगली बार आएंगे तो बच्चा बच्चा भी साथ में होगा, लेके आना अगली बार। आइए दोस्तों, मैं शुरू होना चाहता हूं। अब आप लोग बैठ गए हैं, व्यवस्थित हो गए हैं। तराना की ये सुल्तान मामा की धरती को प्रणाम करता हूं साहब। हास्य का कवि हूं। ये महिलाएं जो छतों से बैठी हुई देख रही, इधर बारजे में बैठी हुई देख रही, कैश कलेक्शन के आधे खुले हुए शटर से जो देख रही, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। अब सब लोग देखने लगे कि शटर कहां से खुला हुआ। जबरदस्ती मैं इधर फुल खुला हुआ शटर खड़ा हुआ, उनका ध्यान आधे शटर में है, खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ, क्योंकि कैश कलेक्शन का शटर है। भाई साहब मेरी तरफ ध्यान दो साहब, हास्य का कवि हूं। हंसिएगा साहब, हंसिएगा, तनाव मत लीजिएगा, कोई टेंशन मत पालना। टेंशन देना बहुत आसान काम है, हंसना थोड़ा सा मुश्किल काम है। किसी को आपको टेंशन देना हो 1 मिनट नहीं लगता। कोई इधर से आ रहा है, आप इधर से जा रहे हो, वो आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते, अगले को आपको टेंशन देना है। आप 1 मिनट खर्च करो, उसके पास रुको, प्यार से मुस्कुराओ और कॉन्फिडेंस के साथ बोलो भाई साहब नमस्ते और निकल लो। अगला शाम तक के लिए बुक हो जाएगा। कौन था, कहां मिला था, मैं क्यों नहीं जानता। लोग खाम खां टेंशन में रहते हैं, खाम खां अकारण टेंशन में रहते हैं। भाई साहब लखनऊ स्टेशन के बाहर में निकला, एक आदमी सर पे हाथ रख के बैठा था। मैंने कहा क्या हुआ? अरे बोले सुंदरानी जी आप अपना काम करो, टेंशन में हूं। अरे मैंने कहा तेरे को काय का टेंशन? अरे बोले बहुत बड़ा टेंशन है। अरे मैंने कहा काय का टेंशन है बताएगा? बोले सुंदरानी जी एक बात बताओ, जो आदमी पैदा हुआ है वो मरेगा। मैंने कहा तो गीता में लिखा, रामायण में लिखा, सब जगह लिखा, जो आदमी ने जन्म लिया वो मरेगा। बोले तो जब एक आदमी मरता है तो उसको उठा के 4 आदमी ले जाते हैं। मैंने कहा सामान्य सी बात है, तो इसमें काय का टेंशन तेरे को? बोले सुंदरानी जी मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि जिस दिन आखिरी आदमी मरेगा उसको उठा के कौन ले जाएगा। भाई साहब ये होता है फोकट का टेंशन। इसलिए फोकट के किसी भी टेंशन में मत रहना भाई साहब। ये महिलाओं को प्रणाम करता हूं जो आज एकता कपूर के सीरियल छोड़ करके आज कवि सम्मेलन सुन रही। एकता कपूर का सीरियल ऐसा कि सर पीट लेने का मन हो। इसका रिश्ता उससे, उसका रिश्ता उससे, उसका रिश्ता और उससे, और सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। अब भाई साहब इसमें काय की पवित्रता? अच्छा रात को 12 बजे तक एकता कपूर सोने नहीं दे, सुबह 4 बजे बाबा रामदेव जगा दे। दाएं से खींचो बाएं से छोड़ो। अब जो आदमी ढंग से 6 घंटे सो नहीं सकता बीमार ही रहेगा, भगवान की कसम। मेरी घरवाली जिद पे आ गई, बोले बाबा रामदेव के शिविर में जाओ। मैंने कहा क्या होगा? बोले स्वस्थ रहोगे, प्रसन्न रहोगे। मैंने कहा मैं वैसे ही स्वस्थ वैसे ही प्रसन्न। बोले मस्त रहोगे। मैंने कहा मैं मस्त रहता हूं। बोले एक बार जाके देखो। जाके देखा साहब, क्या स्वस्थ रहना था, क्या प्रसन्न रहना था। मैंने जाके भुगता। बाबा रामदेव तो बैठ जाते 40 फीट दूर और 1-1 फीट छोड़ के सबको बिठा देते। मेरे को भी बिठा दिया।
मेरे पीछे एक बुजुर्ग सज्जन बैठे थे, जाने कहां भगवान कसम उनको जन्म का जुकाम, हर मिनट में करके रख दे रुमाल अपना। अब जब ऐसा करके रखे मैं कांप कांप जाऊं भगवान कसम। अब बाबा रामदेव 2 मिनट बाद बोले कि दाईं ओर से सांस जोर से खींचो। अब वो सज्जन ने खड़ 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 कर खींची। बाबा बोले एक बार और खींचो। उनने फिर खींची लास्ट पॉइंट तक। अब उनकी बंदूक फुल भरी हुई है और मैं कांप रहा हूं थर थर। 3 मिनट बाबा बोले छोड़ो। वो तो तपाई बैठा था 1.5 महीने से। भाई साहब उसने जो पूरा स्टॉक मेरी शर्ट के ऊपर छोड़ा, धोने के बाद भी 3 दिन तक बदबू आती रही। ताली नहीं बजाओगे मैं जाके अपनी जगह बैठ जाऊंगा भाई साहब। मस्ती में रहना साहब, मस्त लोग हैं तराना के, मस्त लोग हैं। मैं बधाई देता हूं। क्या श्रोता हो आप लोग। मुझे तो लगता है विधायक जी को बधाई देता हूं। यहां का एक एक श्रोता पेटी में बंद करके बाहर भेजा जाना चाहिए। भगवान कसम आप लोगों का तो निर्यात होना चाहिए। मैं किसकी कसम खा के कहूं, मैं विधायक जी की खा लेता हूं। मैं विधायक जी की कसम खा के कहता हूं कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, उधर केरल से लेकर के कंधार तक, इस तरफ अटक से लेकर के कटक तक, उधर दोहा से लेकर के कतर तक, मैंने इतने प्यारे श्रोता कहीं नहीं देखे। और ये बात मैं इसलिए भी दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैं इतनी दूर दूर तक गया ही नहीं। वाह। नहीं, लेकिन आप लोग सुन बहुत अच्छा रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आपने मुझे इतना ढेर सारा प्यार दिया, दुलार दिया, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। ये मुझसे सुदीप भोला पूछ रहा था, ये सामने छोटे छोटे बच्चे बैठे, ये क्या कविता समझेंगे। अरे मैंने कहा तराना के बच्चे, ये तराना के बच्चे एक्स्ट्रा एडवांस बच्चे हैं। मेरा एक मित्र उज्जैन में राजेश, तराना ट्रांसफर हो गया, साइंस पढ़ाता था, 3 दिन पढ़ाया यहाँ के बच्चों को। चौथे दिन मेरे को फोन किया, बोले सुंदरानी जी किसी मंत्री से पहचान है क्या। मैंने कहा ढेर। बोले मेरा ट्रांसफर वापस उज्जैन करवा दे मेरे भाई। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। अरे बोले यहाँ के बच्चे सवाल ऐसे पूछते कि मास्टर की याददाश्त चली जाए। अरे मैंने कहा तू तो साइंस प्रैक्टिकली पढ़ाता था, समझाता था, यहाँ पे भी समझा। बोले वो ही किया। मैंने कहा तो क्या हुआ। अरे बोले साइंस में एक चैप्टर है लाइट का, प्रकाश का, तो मैंने यहाँ के बच्चों को भी प्रैक्टिकली समझाने के कमरे के खिड़की दरवाजे कर दिए बंद, तो कमरे में हो गया अंधेरा। मैंने एक माचिस और मोमबत्ती मंगाई, माचिस से मोमबत्ती को जलाया तो कमरे में प्रकाश हो गया। तो मैंने यहाँ के बच्चों से पूछा, मैंने कहा बच्चों बताओ इस कमरे में प्रकाश कहां से आया। तो तराना का एक बच्चा खड़ा हो गया, उसने जाके मोमबत्ती बुझा दी। बोले मास्टर जी बताओ गया कहां। हाँ, ये वो बच्चे हैं भाई साहब, मैं प्रणाम करता हूं ऐसे बच्चों को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे। तराना तराना है साहब, मैं नमन करता हूं। आपके यहाँ के लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। विधायक जी को बधाई देता हूं, बाबूलाल जी को बधाई। यहां का आदमी इतना एडवांस, पूरे देश में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया फैला, लेकिन तराना उज्जैन को छू नहीं गया, मालवा को छू नहीं गया, क्योंकि तराना का आदमी एक्स्ट्रा होशियार। तराना का एक आदमी, सत्य घटना बताता हूं, तराना का एक आदमी मच्छरदानी लेके आया, घरवाली के सामने खोला तो एक बड़ा सा छेद निकला, और कहीं का होता तो वापिस करने चला जाता। यही लेके आया था क्या मच्छरदानी। आजा भैया, आजा भैया। कभी किसी खूबसूरत लड़की ने माला डाली थी, आज ये भी दिन आ गए हैं मेरे। होता है भाई साहब, जो कुंडली में कष्ट लिखे हैं वो खुद भुगतने। यहां का आदमी, मैंने कहा तराना का आदमी एक्स्ट्रा स्मार्ट। अब साहब वो मच्छरदानी लेके आया तो देखा कि बड़ा सा छेद उसमें, और कहीं का होता तो वापस कर देता, लेकिन तराना का आदमी होशियार साहब, वो वापस करने नहीं गया मच्छरदानी। घर पे 4 फीट का पाइप पड़ा था फालतू, उसने उस छेद के सामने 4 फीट दूरी पे एक और उतना ही बड़ा छेद किया, दोनों छेद के बीच में वो पाइप फंसाया। अब मच्छर साहब इधर से आए और इधर से बाईपास हो जाए। जो आदमी मच्छर को बेवकूफ बना देवे साहब, वो होता है तराना का आदमी। एक बार तालियां उठे। मैं एक छोटी सी कविता आपके बीच में रखना चाहता हूं भाई साहब। मस्त लोग हैं, स्वागत अशोक भाई। मस्त लोग हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं संचालन। शशिकांत बड़े संचालक हैं, बड़े कवियों की उपस्थिति है, अंजुम दी की उपस्थिति है। ये बबलू भाई बोल रहे थे कि एक आदमी ने कहा कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो तो भी पे मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। क्या फर्क पड़ता है, अपना काम करे आदमी, नहीं बोले नहीं बोले। मेरी 2 पंक्तियां बहुत वायरल हुई फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे। हिंदुस्तान का सर्वाधिक मनहूस आदमी अगर कोई चुनने के लिए कहा जाए टेलीविजन पर,
तो वो होता है अकबरुद्दीन ओवैसी का चेहरा। क्या बात है। आज तक कभी हंसा क्या, मुस्कुराया तक नहीं। तालियां रोक करके रखिएगा, तालियां, मुझे मालूम है तालियों का महोत्सव होने वाला, मैं पहली बार अब आपसे मांगता हूं तालियां। स्वागत भाई। सर्वाधिक मनहूस चेहरा, वो कभी आज तक हंसा नहीं, मुस्कुराया नहीं। जब भी उगला उसने जहर ही उगला। तब मैंने 2 पंक्तियां की, उसने कहा कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, और वायरल हुई फेसबुक और व्हाट्सएप पे, और उसमें आपके शहर का नाम आया। तब मैंने कहा कि उसने कहा कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, तो भी पे मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। तब मैंने कहा कि जो लोग मनहूस होते हैं उनकी जिंदगी में प्यार का कोई भी तराना नहीं होता। वाह। अब आपकी उठे तालियां कलेजे में ठक से लग जाए तो एक भी हाथ नीचे ना। जो लोग मनहूस होते हैं उनकी जिंदगी में प्यार का कोई भी तराना नहीं होता, नहीं होता। और जब प्यार का तराना नहीं होता तो जिंदगी में कोई फसाना नहीं होता। और भारत माता की जय सिर्फ वही लोग नहीं बोलते हैं जिनके खुद के मां बाप का कोई ठिकाना नहीं होता। वाह वाह भाई वाह। कमाल। ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ उठा के, हालांकि काम वीर रस के कवियों का है, दोनों हाथ उठा के बोले भारत माता की, भारत माता की। यार आप लोगों को तो कश्मीर चले जाना चाहिए यार, भगवान कसम यार। एक बार तराना के सारे लोग अगर कश्मीर चले जाएं तो पत्थरबाजों की समस्या 2 दिन में भगवान कसम खत्म हो जाए। मोदी जी की नजर पता नहीं क्यों आपके ऊपर नहीं पड़ती। मैंने एक आतंकवादी को पकड़ा, मैंने कहा, अरे तुम लोग सूरत, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली में बम फोड़ते हो, तराना में क्यों नहीं फोड़ते हो? भगवान कसम हाथ छुड़ाए भाग लिया आतंकवादी। 3 महीने बाद फिर मिला, मैंने कहा तुम तराना में क्यों नहीं फोड़ते? बोले ऐसा नहीं है सुंदरानी जी, कोशिश नहीं की, लेकिन बड़ा नुकसान हुआ तराना में हमारा। मैंने कहा क्या हुआ? बोले देखो बम फोड़ने के लिए 3 आदमी लगते हैं। एक आदमी जाता है साइकिल खड़ी करता है जहां सबसे ज्यादा भीड़ हो, दूसरा आदमी टिफिन बम लेके जाता है साइकिल के कैरियर में बांधता है, तीसरा आदमी रिमोट से बम विस्फोट कर देता है। हम लोगों के आदमियों ने कितनी बार तराना में साइकिल खड़ी की। यार आप लोग तो कमाल के समझदार आदमी हो भाई साहब। जब तक दूसरा आदमी गया साइकिल मिली ही नहीं भाई साहब। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, ऐसे श्रोता वाकई मिले नहीं कहीं पर भी भाई साहब। मैं मीडिया को प्रणाम करता हूं साहब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रणाम करता हूं। इन दिनों बहुत अच्छा, इन दिनों समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता कौन छोटा है कौन बड़ा है। कुछ नई पंक्तियां, 2-4 पंक्तियां शशिकांत भाई, कि इन दिनों समझ में नहीं आता देश में कौन छोटा है कौन बड़ा है। ऐसा लगता है पूरा सिस्टम गला है, सड़ा है। और वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसे ये सब कुछ दिखाना चाहिए, वो खुद पिछले 1.5 महीने से बाबा की गुफा में पड़ा है। वाह वाह। आज खुलेगा 4थे कमरे का दरवाजा, देखते हैं 5वें कमरे में क्या निकलता है। तुषार भाई हमें 2 चड्डियां मिली हैं, बड़ी वाली चड्डी तो बाबा की हो सकती है, छोटी चड्डी किसकी है? किन प्रश्नों में उलझा रहे हो साहब आप देश को? भूख के खिलाफ लड़ाई को दिखाइए साहब, अच्छा लगेगा। लेकिन साहब वो बाबा में उलझे हुए हैं, हनी प्रीत में उलझे हुए हैं साहब। इसलिए क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन आप जैसे अच्छे लोग मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक 1.5 मिनट 2 मिनट की कविता सौंपना चाहता हूं। बहुत खुशकिस्मत हैं आप लोग जो ऐसे समाज सेवी मिले, बाबूलाल जी जैसे, अनिल फिरोजिया जैसे लोग मिले हुए हैं। वरना तो नेताओं की ये स्थिति है साहब। बिहार में मैं और शशिकांत भाई घूम रहे थे, एक आदमी पता नहीं किस बात पे चिढ़ा होगा, नेता को बोला कि जाओ तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़े। कितना चिढ़ा होगा वो। तो नाली में से निकल करके 4-6 कीड़े बाहर आ गए। बोले जबान संभाल के बात करना, अपना भी कोई स्टैंडर्ड है। ये स्थिति हो गई बिहार में साहब। कम से कम हमारा मध्य प्रदेश इससे अछूता है साहब। तब 1.5 मिनट और दीजिएगा कीमती, आपका मैंने बहुत समय लिया है। बिहार में गए शपथ ग्रहण समारोह में साहब। शपथ ग्रहण समारोह के बाद बोले एक महात्मा जी का प्रवचन है, एक बाबा जी का प्रवचन है। प्रवचन में से जो छोटी सी बात निकल करके सामने आई, तराना के शानदार जानदार श्रोताओं को देना चाहता हूं कि मंत्री महोदय के बंगले पर एक बहुत बड़े महात्मा जी उपदेश दे रहे थे। लोग ऐसे ही बड़े ध्यान से सुन रहे थे। महात्मा जी ने कहा कि अच्छा मन अच्छी अच्छी बातों को धारता है और अच्छा मन पता नहीं कितनी बुराइयों को मारता है। बताइए अब आप में से स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? सारे महात्मा कहते हैं सुबह 5 बजे टीवी चालू करिए, 17 बाबा 18 तरह से स्वर्ग जाने का रास्ता बतलाते हैं कि अच्छा मन अच्छी अच्छी बातों को धारता है और अच्छा मन पता नहीं कितनी बुराइयों को मारता है।
बताइए अब आप में से स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? महात्मा जी के इतना सुनते ही पीछे की लाइन में बैठे हुए सारे छुटभैये नेताओं ने, बीच की लाइन में बैठे हुए सारे विधायकों और सांसदों ने, और अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए सारे मंत्रियों ने अपना हाथ ऊपर उठाया, लेकिन कोने में खड़े हुए बीमार, मरियल, झुर्रियों से भरे हुए चेहरे वाले बूढ़े मजदूर की स्थिति में कोई फर्क नजर नहीं आया। यह दृश्य देखकर महात्मा जी की आंखों में आश्चर्य और कौतूहल उतर आया। बोले, पगले, कौन सा ऐसा दुख है, कौन सा ऐसा गम है जो तेरी आत्मा को सालता है? अरे स्वर्ग जाने का इतना बढ़िया मौका है, फिर भी तू स्वर्ग जाने को टालता है। और अब उस बूढ़े मजदूर का जवाब लगे कि यहां पर तराना के एक एक श्रोता का जवाब वही होना चाहिए था। अगर लगे कि पिछले 15 सालों से आप जो कहना चाहते थे वो बूढ़े मजदूर ने कह दिया, तो दिखे तालियों का महोत्सव कि पगले इतना बढ़िया मौका है फिर भी तू स्वर्ग जाने को टालता है। अपने ऊपर देखकर महात्मा जी का इतना ध्यान, उस बूढ़े मजदूर के चेहरे पर छलकी करुणामयी मुस्कान। वो बोला, महात्मा जी, जब इतने सारे लोगों ने अपना हाथ ऊपर उठाया है तो मेरे हाथ उठाने न उठाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? और आजकल के दौर के ये छुटभैये नेता, आजकल के दौर के ये विधायक और सांसद, और आजकल के ये सारे भ्रष्ट और दागी मंत्री अगर ऊपर चले जाएं तो नीचे तो अपने आप स्वर्ग हो जाएगा, नीचे तो अपने आप स्वर्ग हो जाएगा। अरे 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 मित्रों, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अशोक सुंदरानी जी किसी शहर में आए और उनकी वो प्रतिनिधि कविता ना हो जिसके कारण उनकी पूरी दुनिया में एक पहचान है। जूता भी कोई कविता का विषय हो सकता है और जूते के माध्यम से भी कोई व्यंग कहा जा सकता है। ये शिल्प, ये तेवर अशोक सुंदरानी की पहचान है। मैं चाहूंगा कि अशोक भाई ने बहुत अच्छा इस कवि सम्मेलन को स्थापित किया है। अगर आपके मन तक पहुंचे हैं तो एक कविता और के लिए मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं, जरा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप उन्हें वापस माइक पर बुलाएं कि हम उनसे वो कविता इस क्रम पर जरूर सुनना चाहते हैं। भैया ये उसने तो नहीं बोला ना। सुनो सुनो, प्लीज आपसे मेरा निवेदन है, अभी तक हमने आपसे हास्य व्यंग में बहुत संवाद किया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया केवल ताली में देंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि क्या है कि यहाँ तक आने में आपको हो सकता है 2 जिंदगी भी लग जाए, इसको वहाँ तक आने में केवल आधा मिनट लगेगा। ये आपकी और इसकी यात्रा का थोड़ा सा अंतर है। आप नीचे से बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बाकी लोग बड़ी शालीनता से सुन रहे हैं, फिर कभी को कोई हल्की बात बोलनी लगेगी जो हमारी गरिमा के खिलाफ है। अब मैं चाहूंगा एक बार जरा पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर अशोक भाई को उस कविता के लिए आदेशित करे कि हाँ भाई, जूते वाले शशिकांत भाई ने मेरा पुनर्जन्म कराया, मैं बधाई देता हूं। 7-8 मिनट दीजिएगा मेरे अच्छे लोगों, तराना के अच्छे लोगों। अभी तक मैंने जो कुछ कहा स्वागत उसे एक तरफ रखिएगा। जिस चीज के लिए मैंने इतनी लंबी यात्रा की है, जिस चीज के लिए बड़े कवियों का मुझे स्नेह मिलता है, जिस चीज के लिए अंजुम दी ने भी कहा कि जाकर के वो कविता सुनाए, वो कविता आपके बीच में रखता हूं। बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, बहुत मन से सुन रहे हैं। कविता क्या साहब, मीडिया की उपज है, मीडिया से निकली है कविता। मीडिया आजकल का इतना तेज, इतना तेज, इतना तेज कि इधर घटना घटी और अखबार में हाजिर। क्या बात, इधर घटना घटी और अखबार में छपी, इतना तेज मीडिया। तो मुझे एक छोटी सी घटना याद पड़ती है। एक बार एक जंगल में एक बंदर अपनी बंदरिया को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। बंदरिया भी बड़े ध्यान से सुन रही थी। सुनते सुनते जब बोर हो गई तो बंदर से कहा, इतना ही बहादुर है तो नीचे शेर बैठा है, उसकी पूंछ मरोड़ के दिखा। अब साहब, जो बंदर अपनी बंदरिया की बातों में आ जाते हैं, स्वागत नहीं मैं आपको ऐसा कह ही नहीं रहा कुछ, वो ऐसा भी कर लेते हैं। ताव में आ गया, बंदर नीचे उतरा, शेर की पूंछ मरोड़ दी। शेर ने सोचा कोई ताकतवर जानवर होगा, तब तो ऐसी बदतमीजी कर रहा है। आंख खोल के देखा तो बंदर, शेर का दिमाग खराब हो गया। उसने लाल लाल आंखें करके बंदर को दौड़ा दिया। अब बंदर आगे आगे, शेर पीछे पीछे, जाए तो जाए कहां, भागते भागते जंगल खत्म हो गया। तो जंगल खत्म हो गया तो बंदर एक गांव में घुस गया। गांव में भी कहां जाए तो देखा एक टेलर मास्टर अपनी मशीन छोड़ के चला गया था। मशीन पे अखबार रखा था, अखबार के ऊपर चश्मा। बंदर को जान बचाने का कोई तरीका नहीं सूझा तो उसने चश्मा लगा लिया और पूरा अखबार सामने कर लिया। अब शेर आया तो भटक गया, क्योंकि बंदर पूरा अखबार में ढक गया। तो बंदर ने, टेलर मास्टर के धोखे में शेर ने बंदर से ही पूछा, क्यों भाई, तुमने इधर से एक बंदर को भागते देखा क्या? तो बंदर ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते अखबार के पीछे से जवाब दिया कि वही बंदर जिसने अभी कुछ देर पहले शेर की पूंछ मरोड़ी। तो शेर हैरान रह गया, बोले छप गई क्या गुरु? इतना तेज मीडिया है भाई साहब, बढ़िया बढ़िया, कि जंगल का राजा शेर तक डरता है। तो वहीं से कविता निकली साहब। अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जब इराक के दौरे पर गए
तो एक इराकी पत्रकार जैदी ने उन पर जूता फेंक दिया। वो जूता कई एंगल से दिखाया गया कि बुश के पीछे ऐसे गिरा, बुश ने गर्दन बचाई, जूता बुश जूता 6 महीने तक दिखा टीवी पर। बुश पर वो जूता पड़ने के बाद मेरे तराना के लोगों, अपने हिंदुस्तान में एक क्रम चला, कभी इस पर, कभी उस पर, कभी उस पर, कभी इस भ्रष्ट नेता पर, तो कभी उस भ्रष्ट नेता पर। युवाओं के आक्रोश का प्रतीक बन गया जूता। तो लोगों ने जूते को बधाई दी, बोले जूते भाई बधाई, इस समय तो तुम दिख रहे हो टीवी पर। तो मैंने भी बधाई दे दी। मेरा इतना सुनना था कि जूता रोया फूट फूट कर। मैंने कहा क्यों रो रहा है? बोले तमाम लोगों ने बधाई दी, अफसोस नहीं हुआ, लेकिन अशोक सुंदरानी, जब तुम्हारे जैसा कवि मुझे इस बात के लिए बधाई देता है तो दिल टूटता है। और आज तक हिंदुस्तान के किसी कवि ने मुझे कविता लिखने का विषय नहीं समझा। तुम सुल्तान मामा की धरती पर जा रहे हो, अगर मेरा दर्द रख पाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। तुम वहां जा रहे हो जहां हिंदुस्तान के सबसे अच्छे श्रोता तुम्हारे सामने होंगे, मेरा दर्द रख पाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। एक पल के लिए मान लें कि मैं जूता हूं, जूते का दर्द अशोक सुंदरानी की जुबानी, कि हम कभी कपड़ों से कभी चमड़ों से मढ़े गए। दो ही तीन चीजों से बनता है जूता, कि हम कभी कपड़ों से कभी चमड़ों से मढ़े गए। किसी का बहुत प्यार आया तो हम सितारों में भी जड़े गए। हमने आदमियों की तरह कभी फर्क नहीं रखा अपनों में और गैरों में। हम जितने समय तक भी रहे, ईमानदारी के साथ रहे लोगों के पैरों में। हमने नुकीले पत्थरों का दर्द भी अपनी छाती पर सहा, लेकिन प्रतिरोध के स्वर में कभी भी एक शब्द उफ का नहीं कहा। आप लोगों ने इतने लंबे समय के त्याग, तपस्या और बलिदान का हमें ये क्या सिला दिया? हमें कोई पुरस्कार देने के बजाय उल्टे हमारा कलेजा ही जला दिया। और हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे यार, फिर हमें क्यों इन नेताओं पर चला दिया? वाह वाह। अगर ये शुरुआत है, अगर ये प्रारंभ है, तो मुझे पूरा भरोसा आगे चल करके तालियों का परमाणु विस्फोट डाल देंगे आप मेरी झोली में। सर्वश्रेष्ठ प्रारंभ दिया, मैं सैल्यूट करता हूं आपको। बस ये ऊर्जा बनाए रखिएगा कि हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे यार, फिर हमें क्यों इन नेताओं पर चला दिया? क्या समझते हैं आप कि इससे घटा इनका सम्मान है? नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान है। वाह। तालियां रोक करके रखें, तालियां तो अगली पंक्ति पर मांगता हूं आपसे। क्या समझते हैं आप कि इससे घटा इनका सम्मान है? नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान है, उड़ाया गया हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। वाह वाह वाह। और अब इतिहास संभाले, एक नाजुक एहसास सौंपता हूं। नाजुक एहसास जूते के माध्यम से आप तक पहुंचे तो तालियां यहां तक पहुंचे कि उड़ाया गया हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। हम स्कूल जाते हुए बच्चे की प्रथम चाह बने। हमने पहुंचाए लोगों के पैरों को हमेशा आराम। हम नहीं कभी भी किसी के लिए आह बने। हमने खोजी खेतों के बीच में से भी पगडंडियां, लड़खड़ाते कदमों की हमेशा राह बने। और हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। वाह वाह। और 2 प्राण पंक्तियां सौंपता हूं मेरे तराना के लोगों। पूरे देश ने भरपूर प्यार दिया, यहां पर देखना चाहता हूं। आपकी तालियां बजाने की क्षमता, ऊर्जावधि तीनों एक साथ देखना चाहता हूं कि हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन, तैयार रहें, हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन दोनों को बराबर सह के लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया। और जब हम उतरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों से, तो अयोध्या का शासन 14 बरस तक हम ही ने चलाया। वाह वाह भाई, वाह क्या वाह बात, वाह 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 वाह। बढ़िया अशोक, वाह क्या वाह बात। वाह 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 वाह। और 1.5 मिनट में संभालने जूते का दर्द। बहुत अच्छा सुना और मुझे विदाई क्या दे। बढ़िया 1.5 बात मिनट है। और दीजिएगा कीमती। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं सैल्यूट करता हूं कि आजादी के बाद एक लंबे संघर्ष के बाद, महात्मा गांधी जी के प्रयास से कहें या अंबेडकर जी के प्रयास से, एक लंबे संघर्ष के बाद मिला दलितों को, पीड़ितों को, शोषितों को, हरिजनों को। एक लंबे संघर्ष के बाद मिला आप लोगों का प्यार, मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार। तो भाई साहब, हमने तो सदियों से बिना किसी स्वार्थ के अनवरत लोगों को मंदिरों की सीढ़ियों तक पहुंचाया। फिर हमारा क्या गुनाह था जो मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार हमें आज तक नहीं मिल पाया? वाह। माफ करें, ये तालियों की पंक्तियां नहीं थी, लेकिन अगली पंक्ति पर आपकी हिम्मत देखना चाहता हूं कि आप अपने ऊपर भी तालियां बजाने की हिम्मत जुटा पाते कि नहीं। फिर हमारा क्या गुनाह था जो मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार हमें आज तक नहीं मिल पाया? तो आप सब तर्क देंगे कि हमारे ऊपर थोड़ी सी धूल, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी गंदगी है, इस कारण मना है मंदिरों में प्रवेश और वर्जित खुदा की बंदगी है। तो जो सवाल
मेरे सीने में दफन था जाने कब से। चूंकि आज मां तुलजा भवानी की धरती पर प्रश्न आ गया है, तो बड़ी मासूमियत से पूछता हूं आप सबसे कि थोड़ी सी धूल, मिट्टी और गंदगी के कारण हम बाहर ही सीढ़ियों पर पड़े रह जाते हैं, और आप सब लोग अपने मन में ढेर सारी ईर्ष्या, छल कपट की गंदगी लेकर बड़े आराम से मंदिरों में चले जाते हैं। वाह, क्या बात है अशोक, वाह 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 वाह। भाई क्या तराना के संस्कार हैं। हाय, और हाय। 4 पंक्तियों में व्यंग, वेदना, करुणा, ठहाका, हंसी, चारों चीज एक साथ आ जाए तो प्यार मिले। जितना अच्छा आप लोग व्यंग को पकड़ रहे हैं, हो सकता है चौथी पंक्ति मेरी जुबान पे रह जाए, तीसरी पंक्ति से ही तालियों ठहाकों का महोत्सव हो जाए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग अपने मन में ढेर सारी ईर्ष्या, छल कपट की गंदगी लेकर बड़े आराम से मंदिरों में चले जाते हैं। इस बात का नहीं हमें कोई गिला कि हमें इस जमाने से क्या मिला क्या नहीं मिला। हम सीढ़ियों के बाहर धूल, मिट्टी, गंदगी में जहां पर भी पड़े हैं, कुछ आदमियों के कारण, कुछ आदमियों की नजरों में हम उस स्थिति में भी देवताओं से बड़े हैं। ये बात जूता छाती ठोक कर कहता है, क्योंकि मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शन करते समय अधिकांश लोगों का ध्यान, वाह भाई आप लोग तो वाह, कमाल ही हैं वाह, साहब, वाह, कमाल हैं साहब। वाह, अशोक भाई। अधिकांश लोगों का ध्यान भगवान से ज्यादा हम जूतों पर रहता है, क्योंकि उन सब का मानना है प्रत्येक क्षण, प्रति पल कि भगवान के दर्शन आज करो या कल, भगवान तो यही मिलेंगे। आप लोगों ने लिखी है क्या कविता? देखो सर जी, समझदार दर्शनार्थी वही होते हैं जो नए जूते चप्पल पहन के मंदिरों में जाते हैं परिवार के साथ, तो अपने जूते चप्पल उतार कर ऐसी जगह रखते हैं जहां से भगवान भी दिखे। आप सब अनुभवी लोग हैं, मैं क्या कविता। और तराना तो खास बात है। एक ने मुझे बताया, जब मैं मंदिर जाता हूं तो एक जूता इस किनारे रखता हूं और दूसरा उस किनारे। किसी का बाप नहीं चुरा के ले जा सकता भाई साहब। लेकिन वो मां सरस्वती, विदाई दीजिएगा, बहुत प्यार दिया आपने। वो मां सरस्वती जब आशीर्वाद देती हैं तो कहती हैं कविता वहां ले जाकर के खत्म करना जहां इतने बड़े लोग नीचे बैठ करके खड़े होकर के प्यार से सुनते हैं। कविता का क्लाइमैक्स, कविता का उपसंहार आपके हवाले करता हूं, और पहली बार तालियों में ऊर्जा मांगता हूं, मेरे लिए नहीं वरन उसके लिए जिसका जिक्र है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। सैल्यूट करता हूं आपके सुनने के संस्कार। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां कहां नहीं पहुंचे, हमें तसल्ली और खुशी इस बात की है कि हम कहां कहां पहुंचे। हम लोगों के मकान, लोगों की दुकान, लोगों के कारखाने, लोगों की मिल तक पहुंचे। भाई साहब हम ही थे जो जिद पर आए तो लोगों के जिगर, लोगों के दिल तक पहुंचे। और जब हम पड़े हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में तो दुश्मनों को खदेड़ने कारगिल तक पहुंचे। क्या बात है अशोक, वाह वाह। कमाल है, कमाल है। और आखिरी 4 पंक्तियां और जाना चाहता हूं अपनी जगह पर। याद रहेगा तराना, कारगिल तक पहुंचे। बस वाह। बस बस आपके अंदर का कहीं भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठे तो उस आग को अपने हाथ में तब्दील कीजिएगा कि जब हम पड़े हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में तो दुश्मनों को खदेड़ने कारगिल तक पहुंचे। भरोसा था हमें, विश्वास था हमें, जब तक हम हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में हैं, दुश्मन सैनिक हमारे भारतीय सैनिक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारा सैनिक एक हाथ में तिरंगा और बंदूक लेकर जरूर 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 सरहद के उस पार जाएगा, लेकिन तभी मेरे विश्वास की किरण गहरे अंधेरे में कहीं जाकर के फंस गई। दुश्मन सैनिक की गोली आई और मुझे और मेरे विश्वास को चीरती हुई उस भारतीय सैनिक के पैरों में धंस गई। तब पहली बार, समूचा ये तराना माफ करे मुझे, तब पहली बार समस्त जूता संस्कृति को भूलकर पहली बार मेरी जुबान पर कोई बड़ी भद्दी सी गाली आई थी, क्योंकि किसी भ्रष्ट नेता ने मेरी खरीद तक में दलाली खाई थी। पहली बार, पहली बार, पहली बार। इसके बाद भी भाई साहब ये जहां हैं भले हैं चंगे। इन्हीं के कारण देश की आधी आबादी के लोग भूखे हैं, नंगे हैं। इन्हीं के कारण सारे झगड़े, फसाद और दंगे हैं। दंगा इनके लिए सिर्फ कुर्सी का खेला है, और इन दंगों को मासूमों ने और हम ही ने सबसे ज्यादा झेला है। और एक पंक्ति तराना की कौमी एकता के नाम कि पिछले दंगे के बाद जब नेताजी ने अपनी कुर्सी मासूमों के खून से धोई थी तो सीता की चप्पल सलमा के सैंडल के गले लिपट करके फूट फूट कर रोई थी। इसलिए अगर हम कपड़े के हैं, चमड़े के हैं, तो हमें काटिए, छांटिए, बेशक अपने पैरों में लाने के लिए कई टुकड़ों में बांटिए। अगर हम प्लास्टिक या नायलॉन के हैं तो हमें बेशक तपती हुई भट्टी की आंच में जलाइए, गलाइए, लेकिन भगवान के लिए हमें इन भ्रष्ट नेताओं पर मत चलाइए, हमें इन भ्रष्ट नेताओं पर मत चलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।
कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।